तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में आई एक काफ़ी बेहतरीन स्पेनिश सुपरनेचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है नोवेल्टी यानी कि डोंट टर्न बैक। जिसने भी एक बार पीछे मुड़ के देखा वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। मूवी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया मीनिंग देती है ये, और एंड में मैंने थ्योरी की भी बात करी है तो आपको देखने में मज़ा आएगा। साथ ही साथ मैंने रिसेंटली एक्सप्लेन किया एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जो कि बहुत ही बढ़िया है, जिसका नाम है बंगसाल सोलाची। उसके अंदर एक ऐसा रिचुअल दिखाया गया जो कि आपके होश उड़ा देगा। तो अगर आपने बाई चांस उस वीडियो को मिस कर दिया है जाकर देख लेना, सच में आपको मज़ा आ जाएगा। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत एक बुजुर्ग महिला मिसेस क्लॉटेल्डे के परिचय से होती है। वो अपने घर में अकेली रहती है, उनका कोई सहारा भी नहीं है। उनके बच्चे तो हैं लेकिन वो सब घर से दूर रहते हैं। खैर इसी बीच हम लालो नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि अक्सर मिसेस क्लॉटेल्डे की हेल्प किया करता था और वो उनके लिए ग्रोसरी लेकर आता है और वो अक्सर करता रहता था। आज भी लालो मिसेस क्लॉटेल्डे के लिए सामान लेकर आया था। वो दरवाजे के बाहर से उनको बुलाता है लेकिन मिसेस क्लॉटेल्डे टीवी देख रही होती है और इस वजह से उन्हें आवाज़ सुनाई नहीं देती। और जब कोई जवाब नहीं मिलता तो लालो घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर वो देखता है कि टीवी के पास कोई नहीं था। तभी ऊपर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती। लालो उन आवाज़ों का पता करने के लिए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता है, लेकिन जैसे ही वो मिसेस क्लॉटेल्डे के कमरे के पास पहुंचता है वो धीरे से अंदर झांकने लगता है। लेकिन मिसेस क्लॉटेल्डे उसे चिल्लाकर भगा देती क्योंकि वो कपड़े चेंज कर रही थी। खैर अब थोड़ी देर बाद में लालो किचन में सामान रखने लगता और एक कैबिनेट में चीज़ें रखने के लिए वो टेबल पर चढ़ जाता, लेकिन कैबिनेट का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा होता। तभी उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज़ उसको सुनाई देती है। जब वो पीछे देखता है तो एक परछाई उसके पीछे खड़ी नजर आती है। लालो को लगता है कि वो मिसेस क्लॉटेल्डे होंगी, लेकिन वो तभी बाहर पानी दे रही होती हैं गार्डन में। अब डर के मारे लालो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं दिखता। तभी एक अजीब सी ताकत टेबल को गिरा देती है जिसके चलते वो गिर गया था। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद कहानी एक नए किरदार अरोरा पर शिफ्ट होती है क्योंकि असल में मिसेस क्लॉटेल्डे की ही बेटी है। उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन उसके पास में आता है और यहाँ हमको ये पता चलता है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनकी लड़ाई हो चुकी थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे थोड़ा स्पेस देने का फैसला करता है ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। और बाद में जब अरोरा अपने घर में होती है तो उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने आप से ये कहती है कि पीछे मत मुड़ना, जो कि इस फिल्म का टाइटल भी है नोवेल्टीज, जिसका मतलब होता है डोंट टर्न बैक। अब इसी दौरान एक भूत उसके सामने आ जाता है लेकिन असल में ये उसका सपना होता है। खैर अब इस नाइटमेयर के बाद में उसे उसके भाई मार्टिन का फ़ोन आता है और इन दोनों के बीच में खाली 4 मिनट का ही अंतर था। जी हाँ, पैदा होने में मात्र 4 मिनट का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्टिन और अरोरा सिबलिंग्स होते हैं और वो अपनी माँ के बारे में आपस में बात करते हैं। मार्टिन उसको बताता है कि उनकी माँ ठीक है और उससे घर आने के लिए वो कहता है। अब अरोरा अपनी माँ के घर जाने के लिए निकल पड़ती है और वहाँ पहुँचकर वो दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन तभी उसका भाई मार्टिन उसे पीछे से आवाज़ लगाता है लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ती और जब वो उसे टच करता है तब जाकर वो पीछे मुड़ती है और उसको गले लगा लेती है। यानी यहाँ पर एक फैक्टर तो था कि यहाँ पर उसे डोंट टर्न बैक वाली चीज़ का काफ़ी ख्याल था, जैसे कि उसे पीछे कभी नहीं मुड़ना। खैर अब मार्टिन बताता है कि वो एक दिन पहले ही माँ के यहाँ पर आ गया था। अब मार्टिन लालो की मौत के बारे में उसे बताता है और कहता है कि वह फिसल कर गिर गया था, लेकिन उसकी माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब ये सुनकर अरोरा परेशान हो जाता है और अपनी माँ से मिलने के लिए अंदर जाती है। घर के अंदर वो देखती है कि उसकी माँ ने हर फोटो में से उसके पिता का चेहरा काट दिया था। और जब वो उनसे लालो के बारे में बात करती है तो मिसेस क्लॉटेल्डे ये कहती हैं कि लालो बस वहाँ पर पड़ा हुआ था और असल में डिमेंशिया की वजह से मिसेस क्लॉटेल्डे की यादें अब धुंधली होती जा रही थी और डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि उनकी बीमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे हालत में मिसेस क्लॉटेल्डे को अकेला इस घर में रहना नामुमकिन था, इसलिए मार्टिन और अरोरा में से किसी एक को उनका ख्याल रखने की ज़रूरत थी। लेकिन मार्टिन यह कहता है कि वो अपनी मॉम को अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि उसके रूममेट के पास एक बिल्ली है और मिसेस क्लॉटेल्डे की बिल्ली से एलर्जी थी। मार्टिन ये भी बताता है कि वो थेरेपी लेता है और अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से वो अपने मॉम को रखने की जिम्मेदारी नहीं उठा पाया। दूसरी तरफ अरोरा भी इसके लिए मना कर देती है। तो वो कहती है कि वो अपनी मॉम को अपने घर ले जाने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो एक रिलेशनशिप के अंदर है और उसका घर काफ़ी छोटा भी है, तो वहाँ पर वो एडजस्ट नहीं हो सकती। यानी कि दोनों ही सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या किया जाए, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते। तभी मार्टिन घर के बारे में बात छेड़ देता है। वो कहता है कि उनके पिता के गुजर जाने के बाद घर की हालत जैसी थी वैसी ही रह गई और किसी ने भी घर को रेनोवेट करने की, संभालने की या फिर बदलने की कोशिश नहीं की। अब मार्टिन अपने बचपन की यादों के बारे में बात करता है और अरोरा को वो याद दिलाता है कि जब उन्होंने कैंप लेक तक ट्रिप किया था, लेकिन वो ये भी कहता है कि उसे अपने बचपन के बारे में कुछ याद भी नहीं है, ना ही अपने पिता के बारे में और
और उसे सिर्फ एक ही बात विविडली याद है। जब वह 12 साल का था उसे अपने डैड को स्टेयर्स पर देखा था। शायद उसके पिता की मौत सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई थी। बाद में अरोरा अपना सामान लेकर अपने पुराने कमरे में जाती है और कैमरा वैसे का वैसा ही था। कमरा वैसे का वैसा था जैसा कि वह छोड़ कर गई थी। वो अपनी पुरानी फ़ोटोज़ को देखती है, लेकिन तभी उसके पीछे एक टीनेजर अरोरा का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो कि रो रही होती है। यह देखकर अरोरा घबरा जाती है और जल्दी से अपना मुंह आगे कर लेती है। और तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंज पड़ती है, डोंट लुक बैक, यानी कि पीछे मत देखना। अब रात में मार्टिन सबके लिए खाना बनाता है और डिनर टेबल पर वो अपनी माँ को ये बताता है कि उसने खाना बनाना अपने रूममेट जॉर्ज से सीखा। उसकी माँ जॉर्ज का नाम सुनकर क्यूरियस हो जाती है और मार्टिन से उसके रूममेट के बारे में पूछने लगती है। मार्टिन सबको खाना सर्व करता है और तब मिसेस क्लोटिल्डा कहती है कि वो खाना अपने पिता के लिए भी सर्व करे। यह सुनकर अरोरा इंटरप्ट करते हुए कहती है कि पिता यहाँ पर नहीं है। अब इस बात पर मिसेस क्लोटिल्डा ये कहती है कि वो मानती है कि अरोरा और उसके पिता के बीच में कुछ इश्यूज तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पिता से नफरत करे। मिसेस क्लोटिल्डा आगे कहती हैं कि पास्ट की बुरी यादों में खोने की बजाय उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और यह कहकर वो पूरा लेक्चर अपनी बेटी को सुना देती हैं, जो कि सिचुएशन को और भी ज़्यादा तनाव भरा बना देता है। अब तभी यहाँ पर उनके बीच बहस होनी शुरू हो जाती है, जिसमें अरोरा अपनी माँ से ये कहती है कि उनके पिता काफ़ी पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मिसेस क्लोटिल्डा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि उनके हस्बैंड को अभी भी उनके सामने ही बैठे हुए, यानी कि डिमेंशिया की दिक्कत उनके साथ बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। अरोरा और मार्टिन दोनों ही उनसे ज़्यादा बहस नहीं करते और चुप रह जाते हैं। जिसके बाद हम मार्टिन को घर के बाहर जॉर्ज से बात करते हुए देखते हैं, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि मार्टिन और जॉर्ज असल में रिश्ते में थे और ये दोनों ही गे होते हैं। और इसी बीच यहाँ पर अरोरा आ जाती है। अरोरा मार्टिन से कहती है कि उनकी माँ को ये मानना है कि उनके पिता जिंदा हैं और अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस बात हो चुकी है। उनके लिए एक नर्सिंग होम का अरेंजमेंट जल्दी से जल्दी करना होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती थी। और मार्टिन भी इस बात से सहमत होता है। अरोरा कहती है कि उन्हें अभी कोई आसपास का नर्सिंग होम ढूंढना होगा, क्योंकि वे अपने कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते और पर्सनल इशूज़ की वजह से यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती। तो यह कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। तभी मार्टिन उससे पूछता है कि तुम डैड से इतनी नफरत क्यों करती हो। इस पर अरोरा जवाब देती है कि मैं अपने पिता से नफरत नहीं करती, लेकिन अब वे जिंदा नहीं है। और रात में जब मार्टिन घर के अंदर होता है तब उसे किचन से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो पास जाकर देखता है कि एक चम्मच ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मार्टिन अभी ये देख ही रहा होता है कि तभी एक आदमी की स्पिरिट उसके पीछे से दिखाई देती है। वो स्पिरिट कुछ पल के लिए नजर आती है और फिर गायब हो जाती है, जिसके बाद विंडो का ग्लास अपने आप टूट जाता है, क्योंकि मार्टिन को काफ़ी डरा देता है। मीनवाइल रात में जब अरोरा सो रही होती है तब उसके क्लोजेट से वो स्पिरिट निकलकर उसके रूम में आती है। तभी अरोरा की आँख खुल गई थी, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। अब डर के बावजूद वो अपने बेड से उठ जाती है और रूम को चुप कर देख रही होती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। अब इस घटना के बाद अरोरा अपने बॉयफ्रेंड हुआन को कॉल करके बताती है कि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है और इस वजह से वह यहाँ पर रुकी हुई है, लेकिन वह ये भी कहती है कि जल्दी से जल्दी उनकी मॉम को नर्सिंग होम शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब दूसरी तरफ मार्टिन बाथरूम से नहाकर बाहर आता है। अब तभी वो दूसरे रूम से कुछ आवाज़ को नोटिस करता है और देखता है कि उसकी माँ उस रूम के अंदर है और उन्होंने दरवाजे लॉक कर लिए। मार्टिन आवाज़ के सोर्स को चेक करने के लिए उस रूम में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी माँ एक पर्दे के पीछे छुपी हुई है। लेकिन जब वो करीब जाता है तब उस मिसेस क्लोटिल्डा क्लॉज के अंदर थी, जो मार्टिन को काफ़ी चौंका देता है। अब मार्टिन की माँ उससे पूछती है क्या तुमको लगता है कि मैं पागल हूँ, जिस पर मार्टिन तुरंत ही कहता है कि बिल्कुल भी नहीं माँ। हम तब मिस क्लोटिल्डा कहने लगती हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझे इस घर से क्यों भेजना चाहते हो। मार्टिन हैरानी में उनसे पूछता है कि ये बात आपको किसने बताई। तो मिसेस क्लोटिल्डा कहती हैं कि मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे कोई भी यहाँ से बाहर नहीं कर सकता। इसके बाद मिसेस क्लोटिल्डा मार्टिन से प्रॉमिस लेती हैं कि वह उन्हें कभी इस घर से नहीं भेजेगा। और मार्टिन भी उनका दिल रखने के लिए उनको ये प्रॉमिस कर देता है। तभी मार्टिन वहाँ पर रखी रिंग को नोटिस करता है और अपनी मॉम से अपने पिता के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है कि उसे अपने बचपन की ज़्यादा यादें याद नहीं है। मिसेस क्लोटिल्डा तभी बताती हैं कि उनके पिता एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो हमेशा वही करते थे जो उनके परिवार और बच्चों के लिए सही होता था। और मार्टिन की माँ उसे बताती है कि उसके पिता हमेशा उसकी केयर किया करते थे। जो कुछ भी उन्होंने किया था वो सिर्फ अपने परिवार के लिए था। अगर कभी मार्टिन अपने पिता को फील करे तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उनके पिता हमेशा जानते थे कि क्या सही है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि पीछे मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि उनके पिता को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ पर अरोरा अपने पिता को ही प्लीज़ कर रही थी, क्योंकि वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती थी, या फिर यह कहें कि हम की डर की वजह से। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरोरा नर्सिंग होम वालों से बात कर रही होती। अब अगले सीन में मार्टिन और उसकी माँ टीवी देख रहे होते हैं कि तभी अरोरा वहाँ पर आती है और मार्टिन को इशारे से बाहर बुलाती है। बाहर जाकर मार्टिन उसे बताता है कि उनकी माँ ने किसी तरह से उनकी बातें सुन ली
है कि वो उनको नर्सिंग होम में एडमिट कराना चाहते हैं। अब अरोरा उसे साइड में ले आकर कहती है कि उसने एक नर्सिंग होम से बात भी कर ली है, जो कि सिर्फ उस फ्राइडे को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। मार्टिन थोड़ा सा हिचक जाता है, लेकिन अरोरा उससे कहती है कि मैं यहाँ पर और दिन नहीं रह सकती, तुम्हें समझना होगा और मुझे यहाँ से जाना ही होगा। और मार्टिन ये कहता है कि मुझे लगता है कि माँ के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि पहले वो पर्दे के पीछे थी, लेकिन अचानक से वो क्लोज के अंदर से बाहर आई थी। उस दिन विंडो का ग्लास भी टूट गया था, जैसे कि कोई चिड़िया उससे टकरा गई है, उसकी शायद कोई रेवन बर्ड। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर, अरोरा यहाँ पर कहती है कि उससे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, लेकिन तभी मार्टिन अपनी थेरेपिस्ट की बात को रिपीट करता है। उन्होंने यहाँ ये कहा था कि जब हम अपने पुराने घरों या फिर यादों के आसपास होते हैं तो अक्सर हमें उससे ऐसे विजन्स आते रहते हैं। ये काफ़ी आम बात है। फिर मार्टिन अरोरा को एक रिंग दिखाता है और उसे देखते ही अरोरा पहचान जाती है कि ये उनकी डैड की वेडिंग रिंग है। लेकिन मार्टिन हंसता और कहता है कि ये कैसे हो सकती है, उन्होंने डैड को तो यही रिंग पहनाकर दफनाया था। ये सुनकर अरोरा ग्रेवयार्ड जाकर कंफर्म करने का फैसला कर लेती है। मार्टिन भी उसके पीछे चला जाता है। अब ग्रेवयार्ड में मार्टिन अपने मन की बात याद करता है और कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सही नहीं चल रही है। थेरेपिस्ट कहती है जो कुछ भी हो रहा है उसका कुछ कनेक्शन मेरे चाइल्डहुड और डैड की डेथ से। अब अरोरा उसको ये कहती है कि तुम्हारे पिता की मौत प्लास्टिक का टुकड़ा निकलने की वजह से हुई थी। वो दोनों अपने पिता की ग्रेव को देखते हैं, जो कि खुली हुई होती है, और ये देखकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और चुप रह जाते हैं। तभी उनको एक विसल की आवाज़ सुनाई देती है। अरोरा एक आदमी को दूर से उन्हें देखते हुए नोटिस कर रही थी और उसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं और वापस अपने घर के अंदर चले जाते हैं। अब घर पहुंचने के बाद मार्टिन कहता है कि माँ ये सब नहीं कर सकती, लेकिन वह ज़रूर जानती होंगी कि ऐसा किसने किया। अरोरा कहती है कि हो सकता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उनका बर्ताव अजीब है। तब मार्टिन उसको बताता है कि जब पिता के गले में प्लास्टिक का टुकड़ा अटक गया था तब मैं उनके पीछे ही था, लेकिन मैं उनकी तरफ पलट कर नहीं देख पाया। अरोरा उसे तसल्ली देते हुए कहती है इट्स ओके मार्टिन, ये उन्हीं का रूल था और तुमने सिर्फ उसी रूल को फॉलो किया। यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दोनों अभी भी अपने पिता के ही रूल को फॉलो कर रहे थे और ये पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते थे। फिर अरोरा मार्टिन से कहती है कि मैं सब कुछ तभी एक्सप्लेन करूँगी जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अरोरा अपनी माँ से रिंग के बारे में पूछने जाती है कि माँ ये रिंग आपको किसने दी। हम मिसेस क्लोटिल्डा काफ़ी नाराज़ हो जाती हैं और गुस्से में ये कहती हैं कि तुम क्यों बार बार ये सवाल पूछ रहे हो। अब अरोरा फिर से इंसिस्ट करती है कि मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये रिंग आपके पास कहाँ से आई। तभी मिसेस क्लोटिल्डा शांति से जवाब देती हैं तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की थी इस रिंग को वापस लेने में, और ये जो रिंग है वो उन्हें हमारे साथ रहने में हेल्प करती है। इसके बाद मार्टिन घर के बाहर अपने पिता की पुरानी यूनिफॉर्म को देखता है, जो कि एक हुक पर टंगी हुई थी, और उस यूनिफॉर्म के साथ वही विसल भी होती है जो कि उसने पहले ग्रेवयार्ड में सुनी थी। दूसरी तरफ अरोरा को अपनी माँ से जवाब नहीं मिलता कि तो वह अपने रूम में वापस आ जाती है। अब उसका बॉयफ्रेंड वान उससे फ़ोन पर बात करते हुए नाराज़गी जताता है कि तुम कब तक वहाँ पर रहोगी, मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन तुम अभी तक वापस नहीं आई हो। अरोरा कहती है कि वो फ्राइडे के बाद जल्दी वापस आ जाएगी। अब इसी बीच में उसे अपने बचपन की एक याद आती है जिसमें वो एक अब्यूजिंग पिता की वजह से रो रही थी, और इसी फ्लैशबैक से पता चलता है कि अरोरा एक टॉक्सिक रिश्ते में है। दूसरी तरफ हम मार्टिन को देखते हैं जिसके बॉयफ्रेंड जॉर्ज का उसे मैसेज आता है। जॉर्ज मार्टिन से मिलने उसके घर के बाहर आया हुआ था। मार्टिन चुपके से जॉर्ज को अपने कमरे में ले जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी मिसेस क्लोटिल्डा को दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी एक स्पिरिट जो कि उसके पिता की आत्मा होती है वहाँ पर आती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। जॉर्ज अपने घर लौटने के लिए निकलता ही है, लेकिन नीचे आने पर मिसेस क्लोटिल्डा उसे आवाज़ लगाकर बुलाती है और उससे सोफे के नीचे रखे हुए सामान को निकालने के लिए कहती है। अब जॉर्ज सोफे के नीचे से सामान निकालता है, मिसेस क्लोटिल्डा उसे पकड़ लेती है। तभी पता चलता है कि मिसेस क्लोटिल्डा अपने पति की स्पिरिट के कब्जे में है, जो कि उसके एक्शंस को कंट्रोल कर रही है। जॉर्ज जब जल्दी से वहाँ से भागता है और अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन उसके सामने वही स्पिरिट और मिसेस क्लोटिल्डा आ जाते हैं और मिसेस क्लोटिल्डा जॉर्ज को जान से मार डालती हैं। यानी कि इस घर के अंदर काफ़ी भयानक चीज़ें चल रही थी। अब उस रात अरोरा के ब्लैंकेट खुद को खींचने लगता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी माँ उसके पैर के अंगूठे को चबा रही थी, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि ये सब तो एक नाइटमेयर था। अब उठने पर अरोरा अपने बदन पर मिट्टी के निशान को देखती है, जो कि इस बात का संकेत देते हैं कि उसके ऊपर कोई था। वो खुद को डरा हुआ महसूस करते हुए शावर लेने चली जाती है। अब मार्टिन जो होता है वो अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज को मैसेज करता है, लेकिन जॉर्ज का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। मार्टिन अपने पिता के लिए एक विसल बनाता है और उसके बचपन के एक ग्लिम्स को हमें दिखाया जाता है कि उसके पिता उसे बेल्ट से मारने ही वाले थे, क्योंकि मार्टिन के पिता ने उसको अपने बॉयफ्रेंड को किस करते हुए देख लिया था। यानी कि वो बचपन से ही गे होता है। उसके फादर को इस बारे में पता था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अलग टाइप के दिमाग के थे। उसको ना कंट्रोलिंग नेचर वाली चीज़ थी
उनके अंदर अब मार्टिन को एक पुरानी फ़ोटो मिल जाती है जिसमें वो और उसका बॉयफ्रेंड होते हैं और पीछे उसके पिता यानी कि उनकी स्पिरिट उन्हें छुप कर देख रही थी। अरोरा सब चीज़ों से परेशान होकर घर छोड़ने का फैसला कर लेते, लेकिन रेडियो से उसके डैड की विसल की आवाज़ आने लगती जो कि शायद से यही समझा रही थी कि वो वहाँ से ना जाए। वो अपने भाई मार्टिन के बारे में सोचकर वापस घर आने का फैसला कर लेती है। अब घर आकर वो देखती है कि उसकी माँ ने उसके पिता के कपड़े गेट पर लटका रखे हैं। अब जब अरोरा अपनी माँ से इस बारे में पूछती है तो उसकी माँ यही कहती है कि उसके पिता कभी घर छोड़कर गए ही नहीं थे। उसकी माँ यही बोलती है कि उसने उसके पिता को वापस लाने में हेल्प करी है और उन्होंने क्लोजेट में अपनी पहली झलक भी दी थी। अब अरोरा मार्टिन के पास जाकर कहती है कि उन्हें यहाँ से किसी होटल में शिफ्ट करना होगा और उनकी माँ को एक नर्सिंग होम में भेजना पड़ेगा, लेकिन मार्टिन जॉर्ज के ना मिलने की वजह से परेशान था। अब जब अरोरा उसके बताती है कि उनके पिता की स्पिरिट वापस आ गई है तो मार्टिन उसे इग्नोर कर देता है और कहता है ये सब बस माइंड ट्रिक्स हैं और यहाँ पर कोई स्पिरिट नहीं है। तभी मिसेस क्लॉटिल्डे बाथरूम में अरोरा को घेर लेती है और बाहर मार्टिन दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाज़ा ही नहीं खुलता। बाहर से उसकी माँ मजे लेती है और कहती है कि बाथरूम के अंदर उनके पिता मौजूद है। और जब मार्टिन दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है तो वो अरोरा को बहुत ही ज़्यादा डरी हुई अवस्था में देखता है। अरोरा मार्टिन से कहती है कि उनका बचपन कितना ख़राब था और कैसे उनके अब्यूजिंग पिता उन्हें टॉर्चर किया करते थे, और यहाँ पर शायद से इसीलिए मार्टिन उन बातों को भूलने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उनके पिता बहुत ही ज़्यादा अब्यूडोज हैं। जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो अपनी माँ को नर्सिंग होम बेचकर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन पूरे घर में उनकी माँ उन्हें कहीं नहीं मिलती। क्लोजेट के अंदर उन्हें कम बैग खून से लिखा हुआ मिलता है और उनको एक विच क्राफ्ट की किताब भी मिलती है, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पर उनके पिता के स्पिरिट ने ये सब लिखा था, या फिर यह भी हो सकता है कि उनकी माँ ने अपने ख़राब दिमाग की स्थिति के चलते ये कम बैक लिखा था अपने खून से, क्योंकि उसके बच्चे उसे काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे थे। और अब रात को मार्टिन स्मोक करते हुए बाहर जाता है और विसल की आवाज़ को सुनता है। पीछे करते हुए उसे जॉर्ज की कार दिखाई देती है, लेकिन साथ ही साथ उसके पिता की स्पिरिट भी वहाँ पर थी। एंड कहीं ना कहीं वो समझ चुका था कि जॉर्ज अब जिंदा नहीं है। खैर मार्टिन अब डर के मारे घर लौट जाता है और लेकिन अपने पिता की स्पिरिट उसके ऊपर हमला कर देती है। आवाज़ सुनकर अरोरा नीचे आती है और मार्टिन को नीचे पाती है। मार्टिन कहता है कि उनके पिता उन्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे, तभी स्पिरिट वाकई में यहाँ पर है। खैर तभी होता ही है कि वो खुद को डाइनिंग टेबल के पास बंधे पाते हैं और उनकी माँ जॉर्ज की लाश को उनके पिता के कपड़े पहनाकर उसके अंदर उनकी स्पिरिट को डाल देती है। मार्टिन के डैड जॉर्ज की बॉडी को पॉजेस करके जिंदा हो जाते हैं और मार्टिन को पीटने लगते हैं क्योंकि उसने फिर से गलत काम किया था। उनको वो गे वाली चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब जब अरोरा उसे रोकने की कोशिश करती है तो उसके बाद उसे भी पकड़ लेते हैं, लेकिन इस बार अरोरा अपने ट्रॉमा का सामना करते हुए पीछे मुड़ जाती है और अपने पिता की स्पिरिट को स्टैप करती है, यानी कि जॉर्ज की लाश को। अब मार्टिन और अरोरा भाग जाते हैं, लेकिन उनकी माँ उन्हें रोकती है और कहती है कि वो जो कर रही है सही कर रही है, यानी कि उन्होंने जो कुछ भी किया स्पिरिट को बुलाना वो बिल्कुल सही था। अब मार्टिन और अरोरा अपनी माँ को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनके पिता वापस आकर अरोरा को असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं। मार्टिन अपने पिता की उंगलियां काट देती है और दोनों भाई बहन वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में अब अरोरा के बॉयफ्रेंड वाहन को फ़ोन आता है जो कि उससे उल्टा सीधा बोल रहा था कि वो वापस क्यों नहीं आई। अब वो उसे गाली देकर फ़ोन को तोड़ देती है, यानी कि उसने एक और अब्यूजिंग रिश्ते से खुद को छुटकारा दे दिया था। अंत में दोनों अब नए जीवन की शुरुआत करते हैं और एक नए सपने और उम्मीद के साथ जाने लगते हैं। उनकी माँ उन्हें रोक भी रही होती है, लेकिन तभी उसके हस्बैंड की स्पिरिट उसे वापस घर के अंदर खींच लेती है। एनीवेज, इसके बाद हम एक मिड क्रेडिट सीन को देखते हैं। मिसेस क्लॉटिल्डे रोड पर चलते हुए कुछ बड़बड़ा रही होती हैं कि ये सब उसका फॉल्ट है और उसने अपने परिवार को वापस बुलाना होगा। ऐसा लग रहा था कि उसके पिता की स्पिरिट ने मिसेस क्लॉटिल्डे को उनके पास भेजा है, तो शायद से वो उनको अभी तक अब्यूज़ कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी वो नो वर्ल्ड इस फिल्म की कहानी, जो कि एक स्पेनिश हॉरर मूवी है जिसका मतलब होता है डोंट टर्न बैक। अब देखो, इस मूवी को समझने के बाद में मेरे हिसाब से 2-3 थ्योरी यहाँ पर हो सकते हैं। सबसे पहले तो यही है कि इन सबको अपने बचपन का कुछ ट्रॉमा था जिसके चलते इनके पिता इनको अब्यूज़ किया करते थे, और इसी की वजह से लोग पीछे मुड़कर नहीं देखा करते थे, क्योंकि उनके पिता बचपन से ही ऐसी चीज़ें कर रहे थे। वो सीटी बजाया करते थे अपनी खुद की पावर को दिखाने के लिए। सीटी बजते ही उनको घर के अंदर आ जाना है और बाहर कहीं नहीं जाना। अब अंत में इन दोनों ने ही अपने ओल्ड ट्रॉमा को दूर कर लिया था, उससे यह ओवरकम कर गए थे। लेकिन अगर ये चीज़ यहाँ पर साइकोलॉजी एंगल वाली है तो फिर यहाँ पर ये विच क्राफ्ट वाली किताब का होना और यहाँ पर जॉर्ज का ख़त्म हो जाना, ये बिल्कुल मैच नहीं करता। इन बच्चों को बार बार यहाँ पर उनके पिता की स्पिरिट दिखाई दे रही थी, यह भी चीज़ मैच नहीं करती। या तो फिर भी यह भी हो सकता है कि मिसेस क्लॉटिल्डे को डिमेंशिया के साथ साथ में स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होगा, जिसके चलते वो अपने पति को इतना याद कर रही थी कि उनको उसकी पर्सनैलिटी को ले लिया था।
वी एक्सप्लेन्स कि लालो को भी उन्होंने ही मारा था, जॉर्ज को भी उसने ही ख़त्म किया था। साथ ही साथ अपने बच्चों को भी वो इनडायरेक्टली डरा कर यहीं पर रखना चाहती थी ताकि वो एक साथ रहे, एक परिवार की तरह। फिर एक और थ्योरी यही आती है कि यहाँ पर वाकई में विचक्राफ्ट वाला एंगल बिल्कुल सही था, यानी कि मिसेस क्लोटिल्डे ने अपने पति की स्पिरिट को विचक्राफ्ट की किताब से इस्तेमाल करके बुलाया होगा। शायद वो एक विश थी या फिर अपने पति को ख़त्म होने के बाद में उन चीज़ों के अंदर घुस गई थी। यह स्किल्स वगैरह उन्होंने सीख ली थी कि विच कैसे बनते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। असल में उनका असली मकसद अपने परिवार को फिर से एक साथ लाना था। वो काफ़ी टाइम से अकेली थी, लेकिन उसने सही और गलत का फ़र्क नहीं समझा, या फिर उसकी पति की स्पिरिट ने उसे मैनिपुलेट किया होगा। अगर आप इसको सुपरनैचुरल एंगल से देखते हैं तो आप इसको विचक्राफ्ट वाली थ्योरी को भी ले सकते हैं। लेकिन अगर ये साइकोलॉजिकल एंगल वाली चीज़ है तो यहाँ पर आप यही समझेंगे कि मिसेस क्लोटिल्डे जो थी उनको डिमेंशिया के साथ साथ स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी था। जॉर्ज को भी उन्होंने ही ख़त्म किया, लालो को भी उसने ही मारा। साथ ही साथ अपने बच्चों को भी डरा कर वो यहीं रखना चाहते थे। रीज़न बीइंग कि उन्होंने देखा था कि उसके पति कैसे अपने बच्चों को बचपन में कंट्रोल किया करते थे और उनके बच्चों के अंदर आज तक भी उस चीज़ का ट्रॉमा था, जिसके चलते वो उन्हीं टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को यहाँ पर रखना चाहती थी। साथ ही साथ नोवेल्टीज का मतलब था पीछे मत मुड़ना, जो कि एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का संकेत था, जो कि अरोरा के पिता के एक्शंस की वजह से उनके साथ हुआ था। लेकिन अंत में उन दोनों ने इस चीज़ से ओवरकम कर लिया था। साथ ही साथ अरोरा भी युवान के साथ एक अब्यूजिंग रिश्ते में थी, लेकिन अंत में उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था, यानी कि वो दोनों ही आज़ाद हो गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नोवेल्टीज फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थ्योरी बढ़िया लगी है तो कमेंट करके बताना कि आपको विचक्राफ्ट वाला एंगल लगता है या फिर साइकोलॉजी वाला एंगल लगता है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक बहुत ही धांसू सीरीज आने वाली है, आपको देखते ही मज़ा आ जाएगा। तब तक के लिए